अभी अपने आसपास देखो, तुम्हें कितनी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई दिख रही हैं। तुम्हारा फोन केस, तुम्हारी डेस्क पर रखा पेन, शायद तुम्हारी शर्ट के बटन भी। प्लास्टिक हमारी मॉडर्न दुनिया में हर जगह है। यह एक ऐसा जरूरी मटेरियल बन गया है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कई तरीकों से शेप देता है। बिजनेस का यह बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क प्लास्टिक इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। यह उन मटेरियल्स को बनाने के लिए जिम्मेदार है जिनका इस्तेमाल हम लगभग हर चीज के लिए करते हैं, खाने की पैकेजिंग से लेकर कारों और एरी जहाजों के पार्ट्स बनाने तक। यह इंडस्ट्री एक विशाल काय है जो केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ती है ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जा सके जिन्होंने इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया है। इसका असर इतना गहरा है कि हमारी सोसाइटी का इसके बिना काम करना मुश्किल है। प्लास्टिक इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं आंका जा सकता है। ये ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करती है जो हल्के, ड्यूरेबल और अविश्वसनीय रूप से वर्सेटाइल है। प्लास्टिक के कॉमन होने से पहले लकड़ी, मेटल और ग्लास ही प्राइमरी ऑप्शंस थे। ये मटेरियल अक्सर भारी, ज्यादा महंगे या शेप देने में ज्यादा मुश्किल होते थे। प्लास्टिक ने एक रेवोल्यूशनरी ऑल्टरनेटिव दिया। इसे लगभग किसी भी इमेजिनेबल फॉर्म में मोल्ड किया जा सकता था, जिससे यह एप्लीकेशंस की एक वाइड रेंज के लिए परफेक्ट बन गया। इस अडेप्टेबिलिटी ने मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन सहित कई दूसरे सेक्टर्स में इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। यह इंडस्ट्री ग्लोबल इकोनॉमी की एक नींव है जो रोजगार प्रोवाइड करती है और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिन पर बिजनेस और कंज्यूमर्स हर दिन डिपेंड करते हैं। अपनी सुबह की रूटीन के बारे में सोचो। तुम शायद प्लास्टिक से बनी अलार्म क्लॉक से जागते होगे। तुम प्लास्टिक के टूथब्रश से अपने दांत ब्रश करते हो और प्लास्टिक की ट्यूब से टूथपेस्ट निकालते हो। तुम्हारा ब्रेकफास्ट सीरियल एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर प्लास्टिक की बैग में आता है। दूध प्लास्टिक के जग में होता है। ये लगातार इंटरेक्शन दिखाता है कि प्लास्टिक हमारी जिंदगी में कितनी गहराई से बुना हुआ है। ये ऐसी सुविधा और अफोर्डेबिलिटी देता है जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बिजनेस के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए बहुत जरूरी है, जो शिपिंग के दौरान प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करती है और स्टोर शेल्फ्स पर खाने को फ्रेश रखती है। यह एक ऐसा मटेरियल है जिसने एक ग्लोबल मार्केट प्लेस को इनेबल किया है, जिससे सामान को बड़ी दूरियों तक सेफली और एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री सिर्फ एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये एक्टिविटीज की एक ग्लोबल चेन है। ये रॉ मटेरियल्स के एक्सट्रैक्शन से शुरू होती है, केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट से होकर गुजरती है और मैन्युफैक्चरर्स पर खत्म होती है जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिन्हें हम देखते और इस्तेमाल करते हैं। यह चेन दुनिया भर में लाखों जॉब्स को सपोर्ट करती है, केमिकल इंजीनियर्स और फैक्ट्री वर्कर्स से लेकर डिजाइनर्स और रिसाइकलिंग प्लांट ऑपरेटर्स तक। इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत बड़ा है जो नेशनल इकोनॉमीज में अरबों डॉलर का कंट्रीब्यूशन देता है। जैसे जैसे हम प्लास्टिक की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, इसके कई पहलुओं को समझना जरूरी है। इसकी अविश्वसनीय यूटिलिटी, इसकी इकोनॉमिक पावर और यह हमारे प्लैनेट के लिए जो बड़ी चुनौतियां पेश करता है। ये मटेरियल एक मॉडर्न मार्वल और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दोनों है। प्लास्टिक का सफर आमतौर पर जमीन के अंदर गहराई से शुरू होता है। ज्यादातर प्लास्टिक जो हम आज इस्तेमाल करते हैं वह फॉसिल फ्यूल, खासकर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से बनता है। ये नेचुरल रिसोर्स पुराने ऑर्गेनिक मैटर के बचे हुए हिस्से हैं और वे हाइड्रोकार्बन से भरपूर होते हैं। प्लास्टिक बनाने का पहला स्टेप इन फॉसिल फ्यूल को जमीन से निकालना है। फिर एक रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को एक लंबे टावर में गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, ऑयल को उसके बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर अलग अलग कंपोनेंट या फ्रैक्शंस में बांटता है। इन फ्रैक्शंस में से एक नेफ्था है जो प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए एक की इंग्रेडिएंट है। यह प्लास्टिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए प्राइमरी फीडस्टॉक के रूप में काम करता है। एक बार जब नेफ्था को अलग कर लिया जाता है तो यह क्रैकिंग नामक प्रोसेस से गुजरता है। इस स्टेज में नेफ्था में मौजूद बड़े हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, अक्सर एक कैटलिस्ट के साथ, ताकि उन्हें छोटे, ज्यादा यूजफुल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जा सके। इन छोटे मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहते हैं। मोनोमर्स को इंडिविजुअल बीड्स की तरह समझो। कॉमन एग्जांपल्स में एथिलीन और प्रोपलीन शामिल है। अगला जरूरी स्टेप पॉलीमराइजेशन है। यहीं पर प्लास्टिक बनाने का असली जादू होता है। पॉलीमराइजेशन के दौरान ये इंडिविजुअल मोनोमर्स केमिकली एक साथ जुड़कर लंबी रिपीटिंग चेन बनाते हैं, जिन्हें पॉलीमर्स कहते हैं। यह उन हजारों छोटी बीड्स को एक साथ पिरोकर एक लंबी नेकलेस बनाने जैसा है। यही पॉलीमर असली प्लास्टिक मटेरियल है।
रिजल्टिंग पॉलीमर्स आमतौर पर छोटे पेलेट्स, पाउडर्स या लिक्विड्स के रूप में बनाए जाते हैं। इन रॉ प्लास्टिक रेजिन्स को फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बेचा जाता है। अलग अलग तरह के पॉलीमर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। उदाहरण के लिए पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थैलेट या पीईटी क्लियर और स्ट्रावन होता है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल सोडा बॉटल्स के लिए किया जाता है। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन या HDPE मजबूत और केमिकल्स के लिए रेसिस्टेंट होता है, जिससे यह मिल्क, जग्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट कंटेनर्स के लिए आइडियल होता है। मैन्युफैक्चरर्स इन प्लास्टिक पैलेट्स को पिघलाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट्स को शेप देने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इन मेथड्स में लाइन जैसी सॉलिड चीजें बनाने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग, वॉफल्स जैसी खोखली चीजें बनाने के लिए ब्लो मोल्डिंग और पाइप्स और फिल्म्स जैसी लंबी कंटीन्यूअस शेप्स बनाने के लिए एक्सट्रूजन शामिल है। जबकि ज्यादातर प्लास्टिक ओवन से आते हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज में बढ़ती दिलचस्पी है। उन्हें अक्सर बायोप्लास्टिक्स कहा जाता है। फाइनाइट फॉसिल फ्यूल से बनने की बजाय बायोप्लास्टिक्स रिन्यूएबल प्लांट बेस्ड मटेरियल से बनते हैं। स्टार्च, शुगर और यहाँ तक कि एल्गी जैसे सोर्सेज का इस्तेमाल पॉलीमर्स बनाने के लिए किया जा सकता है। उसे सिंगल प्रोडक्ट इसमें प्लांट से शुगर प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट्स अविश्वसनीय रूप से अलग अलग तरह के होते हैं और हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है। उस पैकेजिंग को देखो जो हमारे खाने और मेडिसिन को प्रोटेक्ट करती है। यह अक्सर प्लास्टिक की बनी होती है ताकि चीजें सेफ, स्टेराइल और फ्रेश रहे। सिंगल यूज आइटम्स जैसे पानी की बॉटल्स और प्लास्टिक बैग्स बहुत सुविधा देते हैं, जिससे हम सामान ले जा सकते हैं और चलते फिरते हाइड्रेटेड रह सकते हैं। हमारे घरों में अनगिनत चीजें इस वर्सेटाइल मटेरियल से बनी होती हैं। ड्यूरेबल बच्चों के खिलौनों और किचन यूटेंसिल्स से लेकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे टेलीविजन और लैपटॉप के केस तक। प्लास्टिक का हल्कापन और ड्यूरेबिलिटी इसे इन एप्लीकेशंस के लिए एक आइडियल चॉइस बनाते हैं, जो ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसे दूसरे मटेरियल के साथ इसी तरह की कॉस्ट पर हासिल करना मुश्किल है। बिजनेस और इंडस्ट्री में प्लास्टिक का रोल उतना ही सिग्निफिकेंट है। ऑटोमोटिव सेक्टर में प्लास्टिक पार्ट्स कारों को हल्का बनाने में मदद करते हैं, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। हेल्थ केयर में स्टेराइल प्लास्टिक सिरिंजेस, आईवी बैग्स और सर्जिकल टूल्स पेशेंट सेफ्टी के लिए क्रिटिकल हैं और उन्होंने मेडिकल प्रोसीजर में क्रांति ला दी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाइप्स, इंसुलेशन और वायरिंग के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करती है। इसकी लॉन्गविटी और कोरोजन के रेसिस्टेंस पर डिपेंड करती है। प्लास्टिक की अफोर्डेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी कंपनीज को कम कॉस्ट पर सामान बनाने की अनुमति देती है, जिससे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स की एक वाइड रेंज के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो जाते हैं। इंडस्ट्री खुद एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए रोजगार प्रोवाइड करती है, फैक्ट्री वर्कर्स से लेकर रिसर्च साइंटिस्ट तक। हालांकि वही क्वालिटीज जो प्लास्टिक को इतना यूजफुल बनाती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी और कम कॉस्ट हमारे समय की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल चुनौतियों में से एक में भी कंट्रीब्यूट करती है। प्लास्टिक को हमेशा के लिए रहने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका ज्यादातर हिस्सा ऐसा ही करता है। जब हम एक प्लास्टिक बैग या बॉटल फेंक देते हैं तो वह बस गायब नहीं हो जाती, वह लैंडफिल्स में खत्म होती है, जहां इसे टूटोन में सैकड़ों साल लग सकते हैं। इस प्लास्टिक वेस्ट का एक बड़ा हिस्सा लैंडफिल तक पहुंचता भी नहीं है। यह हमारे नेचुरल लैंडस्केप को पोल्यूट करता है, हमारी नदियों को बंद कर देता है और हमारे महासागरों में जमा हो जाता है। यह पोल्यूशन वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, जो प्लास्टिक के मलबे को खाना समझ सकती है या उसमें फंस सकती है, जिससे चोट या मौत हो सकती है। प्रॉब्लम का स्केल चौंकाने वाला है। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि हर साल लाखों टन प्लास्टिक महासागरों में जाता है, जिससे बड़े कचरे के पैच बनते हैं। जैसे जैसे यह प्लास्टिक सूरज की रोशनी और पानी के संपर्क में आता है, यह छोटे और छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। ये छोटे पार्टिकल्स हर जगह पाए गए हैं, महासागर के सबसे गहरे हिस्सों से लेकर उस हवा तक जिसे हम सांस लेते हैं और उस खाने तक जिसे हम खाते हैं। ह्यूमन स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन उनकी व्यापक उपस्थिति
गंभीर चिंता का कारण है। प्लास्टिक के प्रोडक्शन की भी एक एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है, क्योंकि यह फॉसिल फ्यूल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है और ग्रीन हाउस गैसें छोड़ता है, जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती है। बढ़ते एनवायरमेंटल क्राइसिस का सामना करते हुए लोग और कंपनीज एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस में से एक रिसाइकलिंग के लिए हमारे अप्रोच को इंप्रूव करना है। जब हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो उसे साफ किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है और नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे लैंडफिल्स में जाने वाले वेस्ट की मात्रा कम होती है और फॉसिल फ्यूल से नया प्लास्टिक बनाने की जरूरत कम होती है। कई कम्युनिटीज ने कर्बसाइड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स स्थापित किए हैं और कंपनीज ऐसी पैकेजिंग डिजाइन करने पर काम कर रही हैं जिसे रिसाइकिल करना आसान हो। इसके अलावा प्लास्टिक के लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जहां मटेरियल को सिंगल यूज के बाद फेंकने की बजाय लगातार रीयूज और रीपर्पज किया जाता है। इसके लिए बेहतर कलेक्शन सिस्टम और ज्यादा एडवांस्ड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। रिसाइकलिंग से परे सिंगल यूज प्लास्टिक की हमारी ओवरऑल कंजम्पशन को कम करने और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव खोजने के लिए एक बढ़ता हुआ मूवमेंट है। कंज्यूमर्स कॉन्शियस चॉइस बना रहे हैं, जैसे रियूजेबल शॉपिंग बैग्स, पानी की बॉटल्स और कॉफी कप्स का इस्तेमाल करना। दुनिया भर की सरकारें प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटने के लिए पॉलिसीज लागू कर रही है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स और स्ट्रॉ पर बैन या टैक्स शामिल है। कंपनीज प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकने वाले मटेरियल को एक्सप्लोर करके भी इनोवेशन कर रही है। हम ज्यादा प्रोडक्ट्स को ग्लास, मेटल या कार्डबोर्ड में पैक होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा बायोप्लास्टिक्स का डेवलपमेंट, जो कॉर्न या शुगर केन जैसे प्लांट्स से बनते हैं, ऐसे मटेरियल की तरफ एक प्रॉमिसिंग पार्ट प्रोवाइड करता है जो बायोडिग्रेड हो सकते हैं और धरती में वापस मिल सकते हैं। ये एफर्ट्स सिर्फ रिप्लेसमेंट खोजने के बारे में नहीं है, वे मटेरियल के साथ हमारे रिलेशन को फिर से सोचने के बारे में भी है। इसका गोल एक थ्रो अवे कल्चर से दूर जाकर ज्यादा सस्टेनेबल माइंडसेट की तरफ बढ़ना है। इसमें कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की पूरी लाइफ साइकिल के लिए रिस्पांसिबिलिटी लेना शामिल है। एक कॉन्सेप्ट जिसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी या पीआर कहते हैं। इन स्कीम्स के तहत कंपनीज अपने पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ट्रीटमेंट या डिस्पोजल के लिए फाइनेंशियल या फिजिकली रिस्पांसिबल होती है। यह उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के लिए एनकरेज करता है जो शुरू से ही ज्यादा ड्यूरेबल, रियूजेबल या रिसाइक्लेबल हो। ये वेस्ट मैनेजमेंट का बोझ टैक्स पेयर्स और लोकल गवर्नमेंट से वापस उन प्रोड्यूसर्स पर डालता है जो प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाते हैं। भविष्य की कल्पना करते हुए हम प्लास्टिक वेस्ट के साथ एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां काफी कम प्लास्टिक वेस्ट हो। ये भविष्य जरूरी नहीं कि प्लास्टिक के बिना हो, बल्कि एक ऐसा भविष्य हो जहां प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा समझदारी और जिम्मेदारी से किया जाए। ये एक ऐसा भविष्य है जहां एडवांस्ड रिसाइकलिंग सभी तरह के प्लास्टिक को उनके बेसिक केमिकल कंपोनेंट्स में तोड़ देती है, जिनका इस्तेमाल फिर से और बार-बार नए हाई क्वालिटी प्लास्टिक बनाने के लिए किया जा सकता है। यह एक ऐसा भविष्य है जहां बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल उन चीजों के लिए किया जाता है जो एनवायरनमेंट में खत्म होने की संभावना रखती है। इस विजन को हासिल करने के लिए साइंटिस्ट से लगातार इनोवेशन, कंपनी से बोल्ड कमिटमेंट्स, गवर्नमेंट से सपोर्टेड पॉलिसीज और हर दिन सोच समझकर चॉइस बनाने वाले इंडिविजुअल्स के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत होगी। सफर लंबा है, लेकिन एक क्लीनर, ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर पॉसिबल है।